हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 10.4। देखो 10.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके थोड़ी इंट्रोडक्शन में बात कर लेता हूँ। जैसे देखो हमारी बुक में यहाँ पे 10.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 10.4 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं 10.4 में, बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किस लिए यूज़ किया है कि हमने एक फिक्स्ड प्रिंसिपल जब कहीं पर सबमिट किया, ठीक है, उस पर कितना इंटरेस्ट दे रखा था ये हमें बताया, और हम फाइनल अमाउंट निकाल रहे थे, मतलब हमने उसको अमाउंट के केस में यूज़ किया, रुपीज़ के केस में यूज़ कर रखा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फॉर्मूला भी रुपीज़ के केस में पढ़ा है जहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो केवल रुपीज़ के ही केस में यूज़ होगा, अदर एप्लीकेशन भी उसकी यूज़ हो सकती है। कैसे? जैसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होगा। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके का मतलब क्या है? देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके से मतलब ये है कि हमें ऐसा बोल दिया जाएगा कि भाई आज जैसे हमारा 2022 चल रहा है कि आज हमारी इतनी पॉपुलेशन है और हमारी पॉपुलेशन 10% के रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो बताओ 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। या ऐसे भी बोल सकता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन आज इतनी है, डेथ रेट हमारा इतना चल रहा है, तो बताओ 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन रह जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही होगी या घट रही होगी किसी रेट से, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे और दिया इसने एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब ये दो वर्ड यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब भी समझ लो। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखो एप्रिसिएशन का मतलब है कि जब किसी आर्टिकल की वैल्यू क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, मतलब टाइम के साथ साथ किसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिसिएट हो चुकी है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जब किसी आर्टिकल की वैल्यू क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएट। जैसे अगर मैं डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दूँ, जैसे कोई भी व्हीकल है, अगर हम कोई भी व्हीकल खरीदेंगे तो भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस व्हीकल का जो प्राइस है वो घटता जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन हो रखा होगा। और एप्रिसिएशन कैसे है? एप्रिसिएशन में ऐसे कैसे, मान लो हमने कोई घर खरीदा, ठीक है, या हमने कोई प्लॉट खरीदा या कोई लैंड खरीदी, तो जब हम कोई घर खरीद रहे हैं या कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो देखो लैंड का या घर का प्राइस कभी भी घटता नहीं है, वो ज़्यादातर बढ़ता ही है। तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या बोले कि वैल्यू उसकी एप्रिसिएट कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज़ करने वाले हैं। अब देने को तो देखो हमारी बुक में क्या रखा है, बहुत सारे फॉर्मूले हमें दे दिए गए हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके की बात करूँ तो यहाँ पे इसने 2-3 फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। अब करने को तो हम इन फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में इसने कुछ अलग रिप्रेजेंट कर दिया है, वी एन इज इक्वल टू वी नोट 1-r/100n। तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। बुक ने क्या कर रखा है यहाँ पे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे हैं कि अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर रेट ऑफ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीजेज हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बता रखे हैं। मैं इस पूरी एक्सरसाइज में एक दो ही फॉर्मूले तुम्हें बताने वाला हूँ जो हमें यूज़ करने हैं, और वो दो फॉर्मूले क्या है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, यही फॉर्मूले याद करने हैं। मतलब एक तो ये a इज इक्वल टू P1+r/100 पावर में n, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ए हमारा क्या है, अमाउंट है, पी प्रिंसिपल मतलब जिस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, आर किस रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड टाइम कितना है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ए का मतलब अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। जब पॉपुलेशन ग्रोथ या डिके वाला क्वेश्चन आएगा या किसी ऑब्जेक्ट की किसी आर्टिकल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रखी होगी, तो उस केस में हम यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। हम ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये हो जाएगी कि जो वैल्यू हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद आएगी उसको हम बोलेंगे ए। बात समझ में आ गई? पी का मतलब क्या है, पी का मतलब हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, कि अब ये ओरिजिनल वैल्यू हो सकता है पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन तो ओरिजिनल पॉपुलेशन हो जाएगी, किसी आर्टिकल की बात चल रही होगी तो उसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसी आर का मतलब क्या है, आर है यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ और डिके। देखो ये आर रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है, ये आर रेट ऑफ डिके, मतलब किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रखी है वो भी आर हो सकता है, किस रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रखी है, डिके का मतलब डिक्रीज होना, किस रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है वो भी हो सकता है। रेट ऑफ एप्रिसिएशन भी हो सकता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब किसी आर्टिकल की वैल्यू किस रेट से बढ़ रही है तो रेट ऑफ एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी आर्टिकल की वैल्यू किस रेट से डिक्रीज हो रही है तो मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बोलने वाला हूँ कि फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, बस एक चीज़ का ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है कि अगर हमारा मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है,
या फिर एप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आता है कि किसी आर्टिकल की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ गई है, तो वहाँ पे हम रेट को क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं। क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और वहीं अगर हमारा डिके वाला क्वेश्चन आए कि भाई पॉपुलेशन हमारी डिके हो रही है, कम हो रही है, या फिर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आए कि किसी आर्टिकल वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है मतलब कम हो रही है, तो उस केस में जो आर गिवन होगा उसको हम नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे। जैसे मान लो हमें आर 5% दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, -5%। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिक्रीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिके रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो ये जो फॉर्मूले बनाए गए हैं उन्होंने पीछे देखना, पीछे यहाँ पे माइनस कर रखा। माइनस उन्होंने इसलिए ही किया है क्योंकि जब डेप्रिसिएशन वाला केस होएगा तो आर नेगेटिव हो जाएगा, तो उन्होंने पहले से ही माइनस लेके चल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर लेंगे, हम क्वेश्चन में साथ के साथ माइनस या प्लस एंटर कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैं यही यूज़ करूँगा पूरी एक्सरसाइज में, कोई अलग फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा जब आर सेलेक्ट करेंगे कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन है या किसी आर्टिकल की वैल्यू अप्रिसिएट हो रखी है तो आर को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा पॉपुलेशन डिके का क्वेश्चन है या किसी आर्टिकल की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रखी होगी, कम हो रखी होगी, तो आर को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। बात क्लियर होगी। ए क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ, जो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद वैल्यू आएगी लास्ट में वो हमारा ए कहलाएगा। यहाँ पे पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं, पी का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू। अब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हो सकता है, ये किसी आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस हो सकता है। आर का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, रेट ऑफ ग्रोथ या डिके, या फिर रेट ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इससे अलग एक फॉर्मूला और हो सकता है इसमें, ये वाला। अब इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में क्या देखो, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अच्छा यहाँ पे देखो एन है, एन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा एन हो जाएगा कि भाई 1 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है, या 3 साल, 4 साल, ऐसे वो हमारा यहाँ पे एन हो जाएगा टाइम पीरियड। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, जब ये फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ कि भाई 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी या 4 साल के बाद पॉपुलेशन, तो वहाँ पे जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि पहले साल के लिए हमारा रेट 10% है, दूसरे साल के लिए 15% है, तीसरे साल के लिए 20% है, तो उस केस में आर अलग अलग हो जाता है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर ब्रेक हो जाती है बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी 1+ डिफरेंट रेट के लिए अलग अलग यूज़ कर लेंगे, 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100। मान लो 4th ईयर के लिए कुछ अलग रेट होगा तो इसमें आगे एक और ब्रैकेट आ जाएगा 1+R4/100। 5th ईयर के लिए कुछ अलग रेट होगा 1+R5/100। वैसे इतना बड़ा जाएगा नहीं, लेकिन इसी पैटर्न को हम फॉलो करते रहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन दो ही फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए मैं इस पूरी एक्सरसाइज को करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 10.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 506,000। अब देखो किसकी बात चल रही है, बैक्टीरिया की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए भी बैक्टीरिया की क्या है, पॉपुलेशन के भी तो बारे में बात कर रही है कि क्या बोल रखा है कि जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, यानी किस रेट से बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 2.5% के रेट से बढ़ रही है पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, जबकि जो इनिशियली काउंट की गई है वो हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 5,06,000, इतना ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें 2 आवर्स के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये जो गिवन है 506,000, ये कौन सी पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन है ना। और अभी मैंने बताया था कि जब हम फॉर्मूला A = P 1+R/100 n यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम इनिशियल पॉपुलेशन को या ओरिजिनल वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तरीके से हमें P तो गिवन है ना यहाँ पे 50 और ये यहाँ पे 6,000। अब देखो यहाँ पे रुपीज़ मत लिख देना क्योंकि अब ये अमाउंट वाला क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे इस AP का मतलब चेंज हो गया थोड़ा सा। बात क्लियर आ रही है। तो यहाँ पे अब ये मत लिखना कि रुपीज़, जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिख देते कि भाई प्रिंसिपल है तो रुपीज़ लिखेंगे, अमाउंट है तो रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, पॉपुलेशन का नंबर है। और ये किसकी पॉपुलेशन बता रखी है, ये हमें ओरिजिनल वैल्यू बता दी गई बैक्टीरिया, यानी कि जो काउंट किया गया वो कितना काउंट गया, इतना था। अब हुआ क्या, जो पॉपुलेशन है उसकी बैक्टीरिया की वो इंक्रीज कर रही है, और किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो देखो यहाँ पे बोला है ना इंक्रीजिंग, और मैंने यही कहा था कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और पॉपुलेशन डिके कर रही है, डिके का मतलब यही कि डिक्रीज कर रही है। बात समझ में आ गई। तो इसने बोला है ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 2.5। तो आर एक तरीके से क्योंकि इंक्रीज है तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेंगे 2.5%। वहीं अगर ये बोलता कि डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 2.5%, देखो क्वेश्चन में कभी भी आर नेगेटिव नहीं देगा,
क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%, तो मैं तब आर को क्या लिखता, माइनस लगा देता अपनी तरफ से, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरा पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है। बात क्लियर है। और जैसे ही मैं माइनस लेकर चलता तो मेरा माइनस अपना आप आ जाता ना यहाँ पे। बस बुक ने क्या कर रखा है, बुक ने उस माइनस को पहले से इंट्रोड्यूस करा रखा है, बुक ने दो फॉर्मूले बना दिए अलग अलग लेके, ठीक है। तो आए यहीं से है सारे फॉर्मूले, कोई अलग से नहीं आए, बस उन्होंने एक अलग अलग बता दिया गया कि भाई डेप्रिसिएशन वाला कैसे ये फॉर्मूला यूज़ कर लो सीधे सीधे, एप्रिसिएशन वाला ये कैसे कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ ही आर को पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है। तो आर क्या होगा यहाँ पे 2.5%, क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी वो इंक्रीज़ कर रही है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। और देखो आगे इसने लिखा है कितने टाइम के बाद हमें बैक्टीरिया की काउंट बतानी है, उसने कहा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी बैक्टीरिया। तो एक तरीके से एन कितना दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है, ठीक है। और क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। तो देखो भाई वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी दे रखा है हमें 506000, 1 प्लस आर हमें दे रखा है 2.5 अपॉन में 100 और पावर में 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 जाएगा, और 25 से 1 बार, 25 से 40 बार जाएगा, तो ये कितना बन गया अंदर 506000, ये बन गया हमारा 1 प्लस 1/40 पावर 2। बात क्लियर होगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो गया 506000। देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 40 आएगा, ये बन जाएगा 40 प्लस 1 पावर 2। तो कितना आ गया ये हमारे पास 506000। देखो ये 41/40 हो जाएगा ना भाई, 40 प्लस 1 41 हो गया, तो 41/40 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया हमारे पास 41 अपॉन 40 का होल स्क्वायर। अगर मैं पावर को ब्रेक कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 506000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, बचा यहाँ पे 4 से 5060 कैंसिल तो हो सकता है, सिर्फ हमें इतने पार्ट पर ध्यान देना क्योंकि 2 जीरो तो कैंसिल हो गई। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचा 10 बन गया, 4 2 जा 8, 2 बचा 26 बन गया, 4 6 जा 24, 2 बचा 0 बन गया, 4 5 जा 20। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1265, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये बचा 1265 इंटू 41 इंटू 41/4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो न्यूमेटर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1265 को 41 इंटू 41 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2126465 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 531616.25। देखो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन तो हमारा ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो भाई हमें करनी ही पड़ेगी। और ये हमारा क्या आ गया, लास्ट में बैक्टीरिया आ गया इतना। अब यहाँ पे अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो कितना हो जाएगा 531616 ही हो जाना है, क्योंकि देखो कभी भी जब हम किसी चीज़ की जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो पॉपुलेशन हमारा डेसिमल में तो होता नहीं है, तो एक हमें राउंड फिगर में आंसर देना होगा। और देखो पॉइंट के बाद क्या है 25, ये 0.5 से कम है ना, अगर ये 0.5 से कम है तो ये 0 बन जाएगा डेसिमल के बाद वाला पार्ट, और इधर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यही समझो अगर यहाँ पे ये 0.5 या 0.5 से ज़्यादा होता तो तब भी ये 0 बनता, लेकिन यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाता, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया 531616, ये हमारा अप्रोक्स आंसर आ गया। क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन बता रहे हैं किसकी, बैक्टीरिया की। भाई बैक्टीरिया की भी तो पॉपुलेशन ही बोलेंगे, जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो हम ये तो कहेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो क्योंकि बैक्टीरिया है तो पॉपुलेशन की वो बताना हमें कितने बढ़ गए हैं, और वो हम किस में बताएंगे, हमेशा एक राउंड फिगर में बताया जाएगा ना, एक नेचुरल नंबर में, क्योंकि पॉपुलेशन डेसिमल में तो काउंट होती नहीं है। तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर 531616, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है और कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बस थोड़ा मीनिंग चेंज हो चुका है। अब मैं ये नहीं बोल रहा ये प्रिंसिपल है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है किसकी, ओरिजिनल पॉपुलेशन है किसकी, बैक्टीरिया की। आर क्या है जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एन क्या है कितने टाइम पीरियड के हमें कितने टाइम पीरियड के बाद हमें पॉपुलेशन काउंट करनी है, और ए क्या है हमारा जो इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन आएगी। तो यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है जो इंक्रीज होने के बाद आई, कितनी आई 531616। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, अ स्कूटर वाज बोट एट अ रेट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो क्या बोल रखा है कि एक स्कूटर खरीदा गया और उस स्कूटर को हमने कितने प्राइस में खरीदा 42,000। देखो जिस प्राइस में हम खरीद रहे हैं मतलब कि एक उसका ओरिजिनल प्राइस होगा ना, अब बोला क्या है कि इतने प्राइस में उसने खरीदा, ठीक है।
वैल्यू क्या कर रही है, डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब कम हो रही है। और मैंने कहा ना था कि व्हीकल की जो प्राइस होता है भाई, वो देखो ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है कि जब हम कोई व्हीकल खरीदेंगे तो उसका वैल्यू घटेगा ही, कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन हम कोई लैंड खरीद रहे हैं, हम कोई हाउस खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी अगर हम ले रहे हैं, गोल्ड हमने लिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, ठीक है ना। देखो गोल्ड का अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाए घट भी सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए गोल्ड का रेट भी हमारा बढ़ेगा ही, कभी घटता नहीं है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गोल्ड का रेट भी कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए लैंड की, ठीक है, हमने कोई घर खरीदा तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो वहाँ पे अप्रिसिएट ही होता है। लेकिन स्कूटर है, व्हीकल है भाई, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे उसका वैल्यू डाउन हो जाता जाएगा। तो यही बोला गया कि उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट कर गई 8% पर एनम, मतलब हर साल 8% कम हो जा रही है। तो जब उसने खरीदा उससे 1 साल बाद उसका क्या वैल्यू रहने वाला है ये हमें बताना है। तो एक तरीके से किस प्राइस में खरीद रहा है, यानी कि मेरे लिए जैसे मैं खरीदने गया तो मेरे लिए ओरिजिनल प्राइस क्या है, 42,000। तो ये क्या है मेरे लिए, पी हो गया 42,000। बात समझ में आ गई। तो पी हमें गिवन है 42,000। बाकी यहाँ पे देखो रेट, यहाँ पे एक अमाउंट की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं पी बोल सकता हूँ, इसको रुपीज़ बोल सकता हूँ। और क्या बोल रखा है कि वैल्यू डेप्रिसिएट कर रही है, किस रेट से, 8%। डेप्रिसिएट कर रही है ना, मतलब कि कम हो रही है। और मैंने यही कहा था कि जब हमारी वैल्यू घटेगी, डेप्रिसिएट होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस साइन लेंगे। तो अब जहाँ पे आर है वहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, -8 लिखूंगा। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है, जो रेट है, वो डेप्रिसिएट कर रहा है, कम हो रहा है। बात क्लियर होगी। और कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब एन क्या दे रखा है, 1 ईयर, तो एन आ गया हमारा 1 ईयर। तो एक तरीके से हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, मतलब कि 1 साल के बाद जो उस स्कूटर की प्राइस है वो कितनी रह गई है। बात क्लियर है। तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, 1 + R/100 पावर n, ठीक है। मान लो देखो बुक ने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर हम 1 - R/100 यूज़ करते हैं, उससे किस में क्या होता है, आर को हम सीधे सीधे ले लेते हैं, वहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। आर को मैं 8 लिखूंगा तब वैल्यू डालूँ, आर को मैं -8 लिखूँ तब वैल्यू डालूँ, बात तो एक ही है ना। तो बस बुक ने अलग अलग फॉर्मूले बना दिए गए हैं और कुछ नहीं है सब कुछ वही। तो हम अपना एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, सभी कुछ उससे आ जाना है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आर में कब माइनस कब प्लस, ठीक है ना। तो क्योंकि डेप्रिसिएट कर रहा था तो माइनस ले लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पे पी भी तो आएगा, पी 1 + R/100। पी कितना दे रखा है, 42,000 है हमारे पास, 1 प्लस, अब जब आर को वैल्यू डालूंगा मैं -8, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 8/100 बन जाएगा। और पावर क्या रहेगी इसकी, 1 रहेगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 42,000, देखो एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 100 - 8, ठीक है। कितना आ गया ये, अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई। 100 - 8 करेंगे 92 / 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 420 × 92। और अगर 420 का 92 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाना हमारा 38640, ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्राइस है स्कूटर का, प्राइस ऑफ स्कूटर, इस स्कूटर का प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज ₹38,640। मतलब कि 1 साल के बाद स्कूटर का प्राइस कितना रह जाएगा, 38,640, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है हमसे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्लाज्मा टीवी इज ₹64,000। देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे टीवी की बात चल रही है कि एक प्लाज्मा टीवी है, उस प्लाज्मा टीवी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना दे रखा है, ₹64,000। भाई जब प्रेजेंट वैल्यू 64,000 मतलब कि एक तरीके से ओरिजिनल प्राइस बता देगा भाई, हमारे लिए तो वो ओरिजिनल प्राइस है कि हम उतने में लेने गए उसको, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बता देगी पी, तो एक तरीके से पी हमें कितना दे दिया गया इस टीवी का, 64,000। बात क्लियर होगी। अब आगे क्या बोला, इफ़ इट डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 2.5 पैसे पर रुपी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेप्रिसिएट कर रही है 2.5 पैसे पर रुपी। यहाँ पे हमें रेट सीधे सीधे नहीं बताएगा, हमसे क्या गया कि इसका वैल्यू डेप्रिसिएट कर रहा है, मतलब कम तो हो रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। लेकिन किस रेट से हो रखा है कि 2.5 पैसे पर रुपये, मतलब कि 1 रुपये पे 2.5 रुपये पैसे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब समझ में आया। जो हमारा यहाँ पे रेट गिवन है, ये रेट ऐसे गिवन है कि 2.5 पैसे कम हो जा रहा है पर रुपी, ये हमें रेट गिवन है। लेकिन ये ध्यान दो, हमें जो रेट चाहिए होता है ना वो परसेंटेज में चाहिए होता है, ये एज अ फ्रैक्शन दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, हमें 2.5 पैसे पर रुपये दे रखा है, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। ये 2.5 पैसा ना, अगर मैं 1 रुपये को पैसे में लिखूँ, और रुपये क्या है, ये ऐसे ही तो दे रखा है हमें, 2.5 पैसे बाय 1 रुपये, और 1 रुपये का मतलब क्या भाई 100 पैसे। जैसे ही मैं 1 को 100 पैसे लिखूंगा तो पैसा तो कट गया आपस में, ठीक है, वो यूनिट तो कैंसिल होगी, फिर तो यूनिट लेस बन गया, तो 2.5 बाय 100 आ गया। लेकिन ये एज अ फ्रैक्शन में आ रखा है ना, मुझे इसको क्या किस में चेंज करना होगा, परसेंटेज में। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर, 100 और उसके बाद परसेंट, 100 से 100 कट गया, तो ये जो आर है यहाँ पे, इस केस में जो आर है वो कितना आ गया हमारे पास, 2.5%। ठीक है। अब दूसरी बात एक बार तो समझो, यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रखा है ना, और अगर डेप्रिसिएट हो रखा है तो आर हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आर हम जो टीवी का प्राइस है वो कम होता जा रहा है, और मैंने ये बोला था कि अगर डेप्रिसिएशन वाला केस होगा तो हमें क्या ले लेना, उसमें नेगेटिव साइन लेकर के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे स्टार्टिंग से ही लिख दो माइनस साइन, क्योंकि डेप्रिसिएट वाला केस है तो माइनस साइन चलता रहेगा, तो माइनस का 2.5%। तो बस माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टीवी का प्राइस है वो क्या हो रखा है, कम हो रखा है। अब इसने बोला कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो टाइम पीरियड हमें कितना दे दिया गया, 3 ईयर्स। तो जो हमें एन दे रखा है, ये एन कितना दे दिया हमें, 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद इस टीवी का कितना प्राइस होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद इस टीवी का कितना प्राइस है, एक तो हमें ये बताना है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, बाय हाउ मच हैज़ द वैल्यू ऑफ टीवी गॉन डाउन, कि वैल्यू कितनी कम हुई है। तो भाई मुझे अगर ये पता चल गया कि 3 साल के बाद कितनी है, तो मैं ओरिजिनल में से जो 3 साल के बाद वाली वैल्यू उसको माइनस कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हुआ है। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन, और इसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे कि 3 साल के बाद वैल्यू कितनी रही टीवी की। तो पी हमें दे रखा है कितना, 64,000, 1 आर हमारे पास कितना है, माइनस का 2.5, तो माइनस 2.5 बाय 100, पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो पॉइंट से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो आएगा, और 25 से 1000 40 टाइम्स, और 25 1 टाइम्स, तो ये कुछ इतना बन गया हमारे पास 64,000, 1 माइनस 1 बाय 40 पावर 3। देखो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा ही आएगा, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये 64,000, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 40 बन जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 1 पावर 3, कितना बन चुका है ये हमारे पास, 64,000, और ये बन गया ऊपर 39 बाय 40 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64,000 39 बाय 40 का क्यूब है, तो ये 39 बाय 40 इंटू 39 बाय 40 इंटू 39 बाय 40। ठीक है, देखो इन तीनों जीरो से ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गई, 4 से 64 16 टाइम्स आएगा, इस 4 से 16 4 टाइम्स, और इस 4 से ये 4 कैंसिल। तो देखा जाए यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 39 बचा न्यूमेटर में। और अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई मल्टीप्लाई होने के बाद कितना मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो भाई, मैंने तो यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए खुद से करके देखना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खुद से करने लगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए। अब ए का मतलब क्या है, ये हमारी वो वैल्यू आ गई है टीवी की जो 3 साल बाद रह जाएगी, मतलब डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बची वो कितनी रहेगी, 59319। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 3 ईयर्स, या प्राइस बोल देंगे वैल्यू से, कि प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो प्राइस है टीवी का वो कितना रह जाएगा, 59,390। पहले कितना था ओरिजिनल प्राइस, 64,000, अब 3 साल के बाद घट के कितना रह गया, 59,319। आगे ये भी तो पूछा था कि कितना उसमें कम हुआ, कितनी नीचे गई वैल्यू, यानी कि कितना उसमें डिक्रीज हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा, 64,000, लास्ट में कितना बचा, 59,319, माइनस कर लो, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 4681। ठीक है, तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ, यानी कि जो उस टीवी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस कितना हो गया, ₹4,681।
681। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वरना हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।